हेलो जी। हेलो 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 हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैंने तुम्हारा प्यार से नाम निकाला है, चिकलूज। हाँ जी, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्लियरली ऑडिबल, विजिबल। क्या आपको मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा खुशी दिख रही है? जल्दी बताओ। ऐसे लग रहा है कि जिंदगी तृप्त हो गई है नीट 2025 के रिजल्ट के बाद। डिड यू ऑल सी द रिजल्ट? अभी तो हम लोग काउंट ही कर रहे हैं, बट सो मेनी ट्रिपल डिजिट रैंक्स, है ना? और अगर तुम्हें मेरे चेहरे पे खुशी जेन्युइन लग रही है तो तुम बता सकते होगे कितना मेहनत करा होगा फॉर दिस रिजल्ट, जो फाइनली जिसने फ्रूट दिखाया है। तो ये खुशी है, और तुम लोगों के लिए भी कितनी ज्यादा मेहनत होने वाली है पूरी टीम की तरफ से। ऑब्वियस सी बात है, बट मैं अभी बिकॉज अपने लिए बोल रही हूँ, तो मेरी तरफ से भी, ताकि तुम लोग सिलेक्शन की तरफ जाओ। पेपर डिफिकल्ट आएगा सबके लिए आएगा, पेपर इजी आएगा सबके लिए आएगा, है ना? तो जिन बच्चों का सिलेक्शन होना है उन बच्चों का सिलेक्शन हो ही जाता है। बट एक डिफरेंस ये नीट 2025 के पेपर में कि 2025 में ना जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उसमें एक और फैक्टर नॉलेज के अलावा, प्रैक्टिस के अलावा ये भी आता है कि बच्चों को क्वेश्चंस छोड़ने आते हैं कि नहीं आते हैं। तो तुम लोगों को मैं पूरे साल में ये भी सिखाऊंगी। एक बार सिलेबस वगैरह कंप्लीट करते हैं कि मान लो अगर इसी तरीके का पेपर 2026 में भी आता है, देन हाउ डू यू फिगर आउट दैट वेदर टू व्हाट सेक्शन टू बिगिन फ्रॉम। एंड अगर मान लो सेक्शन अगर स्कैरी लगे तो किस तरीके से क्या करना होता है। एक बच्चे जिसका 300 समथिंग रैंक आया, उसने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, और फिर मुझे लगा कि ओके, मतलब मेरे स्टूडेंट्स ने इसी तरीके से अटेम्प्ट किया होगा, विच वॉज कि हमेशा पेपर को 3 बार ही अटेम्प्ट करो। पहले इजी क्वेश्चंस करो, फिर मॉडरेट करो, फिर डिफिकल्ट करो। एकदम से करने लगोगे क्वेश्चन में अटक जाओगे। अगर 3 बार लगातार क्वेश्चन में अटक गए तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस वही गिर जाता है। तो बिल्कुल तुम लोगों का हर तरीके से ख्याल रखा जाएगा, डू नॉट वरी एट ऑल। शुरू करते हैं बच्चों हम लोग यूनिट्स एंड डिमेंशंस की एक और क्लास को। आज तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बढ़िया हम लोग चलेंगे। एरर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और लास्ट में फिर बाद में हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटी के डिमेंशंस मैं तुम लोगों को नोट करवाऊंगी। ठीक है? काफी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में तुम्हें अभी पता नहीं होगा, और वो पता होना भी नहीं चाहिए अगर तुम्हारी पूरी फिजिक्स कंप्लीटेड नहीं है। लेकिन नोट मेकिंग के लिए उसको हम लोगों को नोट्स में जरूर लिखना पड़ेगा। शैल वी बिगिन? बताया तो था एरर की डीपीपी नेक्स्ट क्लास के बाद मिलेगी। एरर की डीपीपी सॉल्व की थी ना शुभम हम लोगों ने लास्ट क्लास में। तो जो डीपीपी तुम्हें ऐसे ही जाती है वो हमने क्लास में सॉल्व कर ली। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि नेक्स्ट क्लास जब होगी एरर्स को पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर डीपीपी मिलेगी। अनामिका इज सेइंग, मैम मुझे किसी भी हालत में नीट क्लियर करना है आपके साथ, किसी भी हालत में मैं नीट क्लियर करवाऊंगी। लेकिन जो शुरू से है वो लास्ट तक रहना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बीच में भटक जाते हैं बिकॉज दे थिंक दे नो बेटर। बट जब आप 8 साल इंडस्ट्री में हो ना, you would have to be 8 times dropper to even be comparable with respect to my understanding and your understanding of need. तो शुरू से बिल्कुल एंड तक जाना है, ताकि मेरे दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है, जितने भी नॉलेज है, वो तुम्हारे तक पहुंच सके। ठीक है? शेयरिंग द स्क्रीन बच्चा जी। प्लीज कंफर्म दैट द स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल। क्लियरली विजिबल? हाँ जी, वेरी गुड। तो ये अब हमारी 17th क्लास, 17th क्लास नहीं, क्या पता 17th हो भी, 17 जून को कंडक्ट होती हुई हमारी 5वीं क्लास यूनिट्स एंड डिमेंशंस के ऊपर। इसके बाद 2 और क्लासेस है यूनिट्स एंड डिमेंशंस के ऊपर। ठीक है? एरर्स अर्नेट्स टाइप्स हम लोगों ने कर लिया है। इसमें एक तो हम लोग एरर्स के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? एरर्स के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, और एक मैं तुम लोगों को प्रोपोगेशन ऑफ एरर के बारे में भी बताऊंगी। प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स, और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब पूरा खत्म करेंगे। और फिर इन्हीं दोनों टॉपिक्स के ऊपर, पूरा एरर्स के ऊपर तुम लोगों को मिल जाएगी डीपीपी। ठीक है? प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस पूरे चैप्टर का। ठीक है? नहीं, कल क्लास नहीं थी, तो मैं परसों इन्फॉर्म कर दिया था मैंने। कल बिल्कुल क्लास नहीं थी।
हाँ जी, तो देखो, अब यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस है, अभी तुम लोगों को कोई नोट मेकिंग वगैरह नहीं करनी है, फटाफट से हम ऐसा करते हैं। लेट अस रिवाइज़ व्हाट वी डिड विद रिस्पेक्ट टू एरर्स इन द लास्ट क्लास। ठीक है? तो लास्ट टू लास्ट क्लास, तो मैंने तुम्हें बताया था कि देखो अगर मैं एरर की बात करूँ, कभी भी अगर मेज़रमेंट में एक एरर आता है, लाइक मान लो कि मैं लेंथ को मेज़र कर रही हूँ, लेंथ की रियल वैल्यू इतनी है और मेजर्ड वैल्यू इतनी आ गई। तो दोनों में जो डिफरेंस है उसको एब्सोल्यूट एरर बोला जाता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेजर्ड वैल्यू बड़ी है कि रियल वैल्यू बड़ी है, ठीक है? उसके बाद कितना एरर किया होता है डिवाइडेड बाय रियल वैल्यू, वो रिलेटिव एरर होता है, इसी को 100 से मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज एरर होता है। अब मान लो अगर मैं जिस फिजिकल क्वांटिटी में एरर्स वगैरह निकाल रही हूँ, अगर मैं उनको मीटर में डिफाइन कर रही हूँ, तो एब्सोल्यूट एरर भी मीटर में आएगा। ऑल्दो अगर मैं रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर की बात करूँ, तो इसके किसी भी तरीके के यूनिट्स और डिमेंशंस नहीं होते हैं। ठीक है? और ये क्लासिक एग्जाम्पल तुम लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो। तो इसके ऊपर अब और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, दोबारा से बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है? हर तरीके का क्वेश्चन जो बन सकता है यहाँ से, तो सबसे पहले तरीके का क्वेश्चन जो बन सकता है, वो है कि एक रियल वैल्यू होती है ध्यान दीजिएगा, एक रियल वैल्यू होती है बच्चों और एक मेजर्ड वैल्यू होती है। ठीक है? सबसे ईज़ी तरीके के क्वेश्चंस, अभी प्रोपोगेशन से पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं वो करवा रही हूँ तुम लोगों को। तो एक रियल वैल्यू होती है, एक मेजर्ड वैल्यू होती है। जैसे कि मान लो हम लोग किसी लेंथ को मेजर कर रहे हैं। तो मान लो मैंने तुम्हें बोल दिया कि जो रियल वैल्यू ऑफ द लेंथ है, वो 12 मिलीमीटर्स है। ठीक है? जो मैंने लेंथ को मेजर किया, वो मेरे पास 12.6 मिलीमीटर्स है। अब क्या-क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? तुम्हें पूछा जा सकता है कि भई ये जो मेज़रमेंट है, इस मेज़रमेंट में एब्सोल्यूट एरर बताइए। 3 ही क्वेश्चन्स हैं, एक एब्सोल्यूट एरर बताइए, एक रिलेटिव एरर बताइए और एक परसेंटेज एरर बताइए। है ना? ये 3 तरीके के क्वेश्चन्स पॉसिबल है यहाँ से। तो अगर मान लो मैं इसको सॉल्व करने को निकलूँ, सो अगेन विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट टू आंसर। सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर की बात करूँ, तो एब्सोल्यूट एरर रियल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस होता है। मैं देख पा रही हूँ कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 0.6 मिलीमीटर्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेजर्ड वैल्यू बड़ी है कि रियल वैल्यू बड़ी है। एब्सोल्यूट एरर मेरे पास कितना आ गया 0.6 मिलीमीटर्स। अब मान लो बच्चों अगर मैं रिलेटिव एरर की बात करूँ, तो रिलेटिव एरर होता है कि मैंने जब मेज़रमेंट की है, मैंने कितना एरर किया है डिवाइडेड बाय रियल वैल्यू कितनी थी। तो मैं देख पा रही हूँ मैंने यहाँ पर 0.6 मिलीमीटर का एरर किया है। रियल वैल्यू 12 मिलीमीटर्स है, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 1/20। और परसेंटेज एरर की बात करूँ, तो परसेंटेज एरर होता है रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, तो परसेंटेज एरर आ गया 5%। सबसे जेन्युइन सवाल, सबसे डायरेक्ट सवाल जिसमें हम लोग एरर्स वगैरह के बारे में बच्चा जी बात करते हैं, है ना? अब देखो, अब मान लो अगर बच्चों मैं एक रियल वैल्यू लूं और मल्टीपल मेजर्ड वैल्यू लूं, तो देखो फिजिक्स कभी भी ना सिचुएशंस पे डिपेंड नहीं करती, ये तुम लोगों को सीखना पड़ेगा। मान लो अगर मैं एक रियल वैल्यू लूं और मल्टीपल मेजर्ड वैल्यू लूं ठीक है, कि तुमने सोचा तुम ओवर स्मार्ट बने, ओवर स्मार्ट नहीं बिल्कुल स्मार्ट बने, तुमने सोचा कि हम लोगों को लेटस से अब की बार हम लोग मास मेजर कर रहे हैं, तो तुम्हें किसी चीज का मास मेजर करना था और तुम्हें अच्छे से पता है कि रैंडमली एरर्स तो आ ही जाते हैं, तो तुम मल्टीपल मेजरमेंट्स ले रहे हो बिल्कुल एरर को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है? तो जो रियल वैल्यू थी मास की मान लो वो थी 10 kg। ठीक है? फिर तुमने मल्टीपल मेजरमेंट्स ली, जैसे कि जब तुम लोगों ने पहली मेजरमेंट ली, ठीक है? तब तुमने मास को मेजर किया 12 kg। फिर जब तुम लोगों ने दूसरी मेजरमेंट ली, तो तुमने मास को मेजर किया 9 kg। और जब तुमने तीसरी मेजरमेंट ली, मान लो तब तुम लोगों ने मास को मेजर किया 11 kg। ठीक है? अब दोबारा से सेम क्वेश्चन है, एक तो तुमसे पूछा जाएगा एब्सोल्यूट एरर कितना है, रिलेटिव एरर कितना है, परसेंटेज एरर कितना है, फलाना ढमकाना। ठीक है?
अब देखो बच्चों, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि फिजिक्स कभी भी सिचुएशन पे नहीं डिपेंड करती, बस सिचुएशन के हिसाब से जो हम लोग नॉर्मली फिजिक्स के कंसेप्ट्स लगा रहे होते हैं ना, उन कंक्लूजन के नाम बदल जाते हैं। जैसे कि देखो, अगर मान लो मैं अगर मान लो रियल वैल्यू की बात करूं तो वो 10 केजी है। तो अब मैंने अगर 3 मेजरमेंट्स ली हैं, तो मेरे पास 3 एब्सोल्यूट एरर आएंगे। जैसे 10 और 2 में 2 का डिफरेंस है, तो तुम बोलोगे कि दी पहला एब्सोल्यूट एरर हो गया 2 केजी का। फिर तुम बोलोगे 10 केजी 9 केजी में 1 केजी का डिफरेंस है, तो दूसरी मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर हो गया 1 केजी का। 10 केजी 11 केजी में 1 केजी का फर्क है, तो तुम लोग बोलोगे कि दी एब्सोल्यूट एरर हमारी तीसरी मेजरमेंट में भी हो गया 1 केजी का। अब समझो, जितनी ज्यादा मेजरमेंट्स होंगी, हर मेजरमेंट के लिए एक एब्सोल्यूट एरर होगा। जैसे इन दोनों में डिफरेंस 2 का, इन दोनों में डिफरेंस 1 का, इन दोनों में डिफरेंस 1 का, मेरे पास 3 एब्सोल्यूट एरर्स आ गए। अब ये क्या है? ऑब्वियस सी बात है, मल्टीपल मेजर्ड वैल्यू है, तो मुझे यहां पर मिले हैं मल्टीपल एब्सोल्यूट एरर्स। अब बात ये है कि मान लो अगर बच्चों में रिलेटिव एरर निकालने पे जाऊं, तो वहां पर आता है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द रियल वैल्यू। तो फिर बात यही है ना कि यहां पर हम लोग कौन सा एब्सोल्यूट एरर डालें, ये डालें, ये डालें, ये डालें। तो तुम तीनों में से कोई भी नहीं डालोगे, तुम इनका एवरेज लोगे। और वो जो एब्सोल्यूट एरर एवरेज निकालने से आता है, उसको बोला जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। कि तुम बोलोगे कि मैंने 3 मेजरमेंट ली, तो ऑब्वियस सी बात है 3 एब्सोल्यूट एरर है। लेकिन बिकॉज रिलेटिव एरर में एक ही एब्सोल्यूट एरर जाता है, तो वो एब्सोल्यूट एरर मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल एब्सोल्यूट एरर्स है। तो तुम लोग बोलोगे कि यहाँ पर जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, वो हो जाएगा पहले वाले एब्सोल्यूट एरर, दूसरे वाले एब्सोल्यूट एरर, तीसरे वाले एब्सोल्यूट एरर का एवरेज। मतलब 3 मेजरमेंट्स हैं, 3 एब्सोल्यूट एरर्स हैं। एवरेज कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करके। सो 2 + 1 + 1, देखो ये मेरे पास आ गया 2 + 1 + 1 डिवाइडेड बाई 3, ये मेरे पास आ गया 1.33 kg। दैट्स इट। ये जाएगा रिलेटिव एरर में। तो रिलेटिव एरर यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा कितना, सारी मेजरमेंट्स को मिला के मीन एब्सोल्यूट एरर आया है डिवाइडेड बाय द रियल वैल्यू। ये मेरे पास आ गया 1.33 डिवाइडेड बाय 10। परसेंटेज एरर हो जाता है रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो परसेंटेज एरर कितना बना? 13.3%। हाँ, सबका मीन निकालना है, सबका एवरेज निकालना है। वेरी जेन्युइन। अगर मान लो तुमने एक ही टेस्ट दिया हो और मैं तुमसे पूछूं तुम्हारे टेस्ट में कितने मार्क्स आए, तो तुम वही मार्क्स बताओगे। लेकिन मान लो तुमने 10 टेस्ट दिए हो और फिर मैं तुमसे पूछूं तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है, मुझे एक नंबर दो कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो तुम क्या करोगे? उन सबका एवरेज निकालोगे। भले तुम्हारे दिमाग में इतने कैलकुलेशंस नहीं होगी ऑब्वियसली, तो तुम कोई भी रैंडम नंबर जो तुम्हारा दिमाग बोल रहा है कि हाँ मतलब इसके करीब आ जाते हैं, तो वो एवरेज ही होता है। जो तुम हाइपोथेटिकली बताते हो वो एवरेज ही होता है। तो सेम चीज यहाँ पर है। एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं तुम लोगों को नेक्स्ट टाइप के ऊपर लेके जाऊंगी। तो मान लो, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, वेट, ठीक है। अब की बार मान लो मैं मेजर कर रही हूं, किसी चीज को भी मेजर कर लो, मान लो मैं करंट को मेजर कर रही हूँ, ठीक है। तो मान लो जो रियल वैल्यू है करंट की, उसकी वैल्यू है 10.2, उसकी वैल्यू है 10 एम्पियर। तुम्हारी कैलकुलेशंस को इजी कर रही हूँ और कुछ नहीं। अब तुमने करंट को 2 बार मेजर किया, एक मेजरमेंट ली और फिर बाद में तुम लोगों ने एक और मेजरमेंट ली, ठीक है। तो पहली मेजरमेंट में करंट की वैल्यू आ गई 9.6 एम्पियर, ठीक है। दूसरे वाले में बच्चों आ गई 10.2 एम्पियर। अब तुमसे पूछा हुआ है कि ये जो करंट है जिसको मैं मेजर कर रही हूँ, ठीक है, तो उसमें मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ रहा है, रिलेटिव एरर कितना आ रहा है, परसेंटेज एरर कितना आ रहा है। सो अगेन शुड नॉट बी डिफिकल्ट। 2 मेजरमेंट है, 2 एब्सोल्यूट एरर्स होंगे। अगर मैं पहले वाले सिनारियो की बात करूं, तो पहले वाले सिनारियो में एब्सोल्यूट एरर आ गया 0.4 एम्पियर का, और दूसरे वाले सिनारियो में एब्सोल्यूट एरर आ गया 0.2 एम्पियर का। तो ये मेरे एब्सोल्यूट एरर्स हैं। इन एब्सोल्यूट एरर्स का जब मैं मीन निकालूंगी या फिर एवरेज निकालूंगी,
तब जाके मेरे पास मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा। तो दो चीजों का एवरेज निकाल रही हूं तो डिवीजन में 2 आना चाहिए। ये मेरे पास क्या बन गया 0.3 एम्पियर। तो रिलेटिव एरर क्या हो गया, रिलेटिव एरर हो गया कितना मीन एब्सोल्यूट एरर आया है डिवाइडेड बाय कितने रियल वैल्यू है। तो मैं देख पा रही हूँ मीन एब्सोल्यूट एरर 0.3 एम्पियर का आया है, जो मेजर्ड जो रियल वैल्यू है वो 10 एम्पियर है। तो ये मेरे पास कितना बन गया 3/100। परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज एरर आ गया 3%। जी, नॉट डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट, नो वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन टाइप हो गया वन मेजरमेंट वन रियल वैल्यू, दूसरा हो गया वन रियल वैल्यू मल्टीपल मेजर्ड वैल्यू। अब देखो तीसरा टाइप, तीसरे टाइप में रियल वैल्यू ही नहीं है और कभी भी अगर रियल वैल्यू नहीं होगी तो मल्टीपल मेजर्ड वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। अब की बार तुम्हें रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, अब की बार तुम लोगों को मल्टीपल मेजर्ड वैल्यू मिलेगी। तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर जितने भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के ऊपर सब कवर करवा रही हूँ। अब की बार रियल वैल्यू ही नहीं है और मल्टीपल मेजर्ड वैल्यू है, और तुमसे वही 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। एक क्वेश्चन करवाती हूँ, 2 क्वेश्चंस करवाती हूँ, जस्ट वेट। मानो मैंने तुम्हें बोला करंट इन अ वायर इज बीइंग मेजर्ड, तुम्हें नहीं पता रियल वैल्यू कितनी है। अब ये रियलिस्टिक सिनेरियो हो गया है ना, कि मैं जिस चीज को मेजर कर रही हूँ मुझे उसकी रियल वैल्यू ही नहीं पता है। करंट इज बीइंग मेजर्ड, इज बीइंग मेजर्ड। ठीक है, तो तुमने मान लो 2 मेजरमेंट्स ली, पहले करंट की वैल्यू आ गई 6 एम्पियर और दूसरी बार जब तुमने मेजर किया वो वाली वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 7.2 एम्पियर। अब तुमसे पूछा हुआ है मीन एब्सोल्यूट एरर बताओ, रिलेटिव एरर बताओ, परसेंटेज एरर बताओ। तो अब दुविधा और बढ़ गई कि भैया इसकी बात और इसकी बात तो छोड़ ही दो इसको निकालने के लिए भी एब्सोल्यूट एरर चाहिए, और एब्सोल्यूट एरर डिफरेंस होता है रियल वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में। तो अब की बार मेरे पास मेजर्ड वैल्यूज तो हैं लेकिन रियल वैल्यूज नहीं है। तो देखो फिर ऐसे क्वेश्चंस में क्या करोगे ना, मेजरमेंट के मीन को रियल वैल्यू कंसिडर करोगे। मीन ऑफ द मेजरमेंट्स, मीन of the measurements will be treated as the real value, will be treated as the real value। कि तुम्हारे पास मल्टीपल मेजरमेंट्स हैं तो उन मल्टीपल मेजरमेंट्स में एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए भी तुम्हें रियल वैल्यू चाहिए, तुम्हारे पास रियल वैल्यू है ही नहीं। तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, रियल वैल्यू निकालोगे। और वो रियल वैल्यू कैसे निकालोगे, जो मेजर्ड वैल्यू है उनका मीन। तो मैं 6 एम्पियर और 7.2 एम्पियर का यहाँ पर मीन निकाल रही हूँ। ये मेरे पास आ गया 6.6 एम्पियर। इसको अब रियल वैल्यू की तरह कंसिडर करो। अब ये मान लो कि भाई यहाँ पर जो करंट की रियल वैल्यू मुझे लेनी है वो है 6.6 एम्पियर। अब आगे तुम्हें पता ही है, अब ये वाला क्वेश्चन लास्ट वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये क्वेश्चन लास्ट वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब तुम देख पा रहे हो कि भाई इन दोनों में डिफरेंस है 0.6 एम्पियर का। तो पहला एब्सोल्यूट एरर आ गया 0.6 एम्पियर। ठीक है, इन दोनों में जो डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों में भी जो डिफरेंस है वो 0.6 एम्पियर का है, बस फिर तो सॉर्टेड ही है। मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया 0.6 एम्पियर और 0.6 एम्पियर का एवरेज, जो मुझे 0.6 एम्पियर ही दे देगा। रिलेटिव एरर आ जाएगा करंट में कितना मीन एब्सोल्यूट एरर है डिवाइडेड बाय करंट की रियल वैल्यू कितनी है, जो मेरे पास आ गया 0.6 डिवाइडेड बाय 6.6, बोले तो 1/11। परसेंटेज एरर आ जाता है रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये मेरे पास आ गया 100/11 परसेंटेज। गई दिमाग में बातें, डिफिकल्ट तो है नहीं बाबा,
डिफिकल्ट तो है ही नहीं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे, ठीक है। मैंने तुम्हें बोला मास इज बीइंग मेजर्ड, मास, एक मिनट, मास ऑफ व्हाइट मैटर, और कोई एक बच्चे को पकड़ती हूँ, इन आयुष's ब्रेन, in Ayush's brain is being measured, is being measured, ठीक है। 3 ऑब्जर्वेशन ली, तीनों आई 0। तुम्हें लग रहा होगा आयुष ना, देखना तुम नी 2026 में क्या करता है। तो 3 मेजरमेंट्स ली, ठीक है। पहली मेजरमेंट आ गई, भाई मुझे सच में नहीं पता कि एक्चुअल वैल्यू कितने हैं, तो मैं हाइपोथेटिकली बता रही हूँ, 12 ग्राम। दूसरी आ गई 10 ग्राम, ठीक है। तीसरी आ गई 16 ग्राम। एक मिनट, 3 8 नहीं, 3 9 चाहिए मुझे, रुको। 22 22 32 32 33 11 ग्राम, ठीक है। अब बता दो कि ये जो मैंने आयुष के दिमाग में जो व्हाइट मैटर है, ये जो मेजर किया है, उसमें मीन, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर कितना है, निकालो। यार ग्रे मैटर होता है, आई नो, बट ना मैं उसमें, मुझे पता है यार ग्रे मैटर का। कम ऑन यार, ऑब्वियस ही बात है, तुम इनकी बात कर रहे हो ना, दिस राइट। बट पता है, अगर तुम यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी लगाओ ना, या फिर किसी भी तरीके की डिटॉक्सिफाइंग सी चीज लगाओ, तो दिक्कत नहीं होती। चलो एक बार इसको मेजर करो। हाँ जी, कितना, 2/33% देख लेते हैं। तो बस हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोगों को इसकी एक रियल वैल्यू चाहिए। तो हम देखते हैं, मास की रियल वैल्यू गिवन नहीं है, तो क्या ले सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, मेजर्ड वैल्यूज का एवरेज निकाल लूंगी। तो मेरे पास आ गया 12 10 और 11 का एवरेज, जो मेरे पास आ जाता है 11 ग्राम। सॉरी, दिस इज नॉट केजी, वरना सब बच्चों ने गलत आंसर दिया होता, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 11 ग्राम। अब मैं इसके बेसिस के ऊपर एब्सोल्यूट एरर्स देखूंगी। तो 11 और इसमें 2 का फर्क है, ठीक है। 11 और इसमें 1 का फर्क है, 11 और इसमें 0 का फर्क है। अब मैं मीन एब्सोल्यूट एरर निकालूंगी। तो ये जो मेरे पास 3 एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं, उनका एवरेज बच्चों, जो मेरे पास आ जाएगा 2 + 1 + 0/3, जो मुझे दे देगा 1 ग्राम। तो रिलेटिव एरर आ गया, कितना एवरेज एब्सोल्यूट एरर है, डिवाइडेड बाय द रियल वैल्यू, एंड आई कैन
ऑलरेडी सेंस तुम लोगों ने कितनी ही गलतियां की हैं 1/11, तो परसेंटेज एरर आ गया 100/11%। 11, अच्छा माय बैड बच्चों, तुम में कोई खराबी नहीं है, तुम में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही सॉल्व किया है तुमने। यहां पर आएगा 1 ग्राम, तो यहां पर आ गया 1, यहां पर बना मेरे पास 2/3, तो यहां पर बना मेरे पास 2/33, और ये मेरे पास बन गया 200/33%। तुम बिल्कुल सही हो, माय बैड। आ गया। अब प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स पे ले जाऊं तुम लोगों को, ये एरर्स हैं जिसमें हम लोग सिंपली एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर की बात करते हैं। अब बच्चों आपको नोट मेकिंग करनी है, तो मैं जरा सा नोट मेकिंग की स्लाइड्स देखती हूँ। हाँ, तो हमारा डी पॉइंट था टाइप्स ऑफ एरर्स ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये देखो डी पॉइंट था। अब ई पॉइंट यहां पर लेके आती हूँ, विच इज प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। लिखना ई पॉइंट प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स, पहले बात करेंगे फिर लिखेंगे, अभी सिर्फ टॉपिक डाल रहे हैं। Shall I talk about this? अब समझो, ठीक है। अब ना अब समझो, अब हमें ना इतना समझ आ गया, एरर्स एक तो क्या होते हैं, एरर्स होती है गड़बड़ी, ठीक है, कि जब असली वैल्यू कुछ और हो, लेकिन जब मैं मेजर करूं किसी भी चीज को, तो उसकी मेजर्ड वैल्यू कुछ और हो, तो ये एरर्स होते हैं। हमें ये भी पता लग गया कि अगर मैं एरर्स की बात करूं तो किन रीजन से आते हैं। डिवाइस में एरर हो सकता है, हमारे प्रोसीजर में एरर हो सकता है, कोई पर्सनल एरर हो सकता है, लीस्ट काउंट एरर हो सकता है, या किसी और तरीके का रैंडम एरर हो सकता है। कॉज के बारे में भी बात कर ली जो हमारे सिलेबस में था। फिर हमने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो अब हमें पता लग गया कि एरर्स आ सकते हैं, तो फिर हमने हमारा डिस्कशन शिफ्ट किया और हमने देखा कि अगर एरर आ रहे हैं तो उसको मैं मैथमेटिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो अब हमें ये भी पता लग गया कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी में एरर है, चाहे मैं मास मेजर कर रही हूँ, करंट मेजर कर रही हूँ, टाइम मेजर कर रही हूँ, तो उसके अंदर के एरर को मैं किस तरीके से, 3 तरीके से बता सकती हूँ। अब ये भी डिस्कशन हो गया कि अभी हमें पता लग गया कि किस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। अब डिस्कशन दोबारा से शिफ्ट करते हैं। अब मैं बोल रही हूँ कि अभी व्हाट इफ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं निकाल रही हूँ करंट, और करंट में सीधा सीधा नहीं निकाल रही, पहले मैंने चार्ज निकाला, पहले मैंने चार्ज को मेजर किया, फिर मैंने टाइम को मेजर किया, और मुझे अच्छे से पता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम करके करंट आएगा। अब बात यह है, व्हाट इफ अगर चार्ज की मेजरमेंट में भी एरर है, टाइम की मेजरमेंट में भी एरर है, तो इन दोनों के एरर्स, अगर इन दोनों में एरर्स हैं तो करंट में एरर आएगा ही आएगा ना। शांत मत बैठो, हाँ ना बोलो, आएगा ना। ओनली दिस इज प्रोपोगेशन ऑफ एरर। जैसे बच्चों कभी भी ऐसा थोड़ी होगा कि मान लो तुमने बायो में नेगेटिव मार्किंग कर दी, तुम लोगों ने केमिस्ट्री में भी नेगेटिव मार्किंग कर दी, फिजिक्स में तुमने की नहीं, बट तुमने बायो और केमिस्ट्री में नेगेटिव मार्किंग कर दी, तो नेगेटिव मार्किंग कैंसिल थोड़ी होती है। ऐसे थोड़ी कि हमने बायो में ना, बिकॉज हमें अच्छे से पता था कि केमिस्ट्री में हमारी इतनी नेगेटिव मार्किंग होगी, तो उसको बिल्कुल कैंसिल करने के लिए मैंने बायो में भी नेगेटिव मार्किंग कर दी। नहीं, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, दिस इज द रूल। कभी भी एरर से डील कर रहे हो, माइनस कहीं नहीं आएगा। तो किस तरीके से बायो में नेगेटिव मार्किंग और केमिस्ट्री में नेगेटिव मार्किंग प्रोपोगेट करके तुम्हारे टोटल मार्क्स में नेगेटिव मार्किंग दिखाती है, वैसे ही मैं तुम्हें बोल रही हूँ
कि व्हाट इफ अभी मैं अगर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी निकाल रही हूँ जो 2 और फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट से आ रही है या 3 और फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट से आ रही है। जैसे तुमने ए को मेजर किया उसमें एरर है, बी को मेजर किया उसमें एरर है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मैं ए प्लस बी निकालूं या मैं ए माइनस बी निकालूं या मैं ए मल्टीप्लाइड बाई बी निकालूं या मैं ए डिवाइडेड बाई बी निकालूं, मुझे पता है इन चारों की चारों मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बाद जो फिजिकल क्वांटिटी आएगी उसमें एरर होगा ही होगा। दिस इज द प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स एंड देर आर ओनली टू सिंपल रूल्स ऑफ प्रोपोगेशन कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी जिनमें एरर्स हैं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो एरर्स तो प्रोपोगेट करेंगे। ऑब्वियसली बात है ए का एरर और बी का एरर ऐड होगा ताकि हमें सी में एरर पता लगे, बट किस तरीके से प्रोपोगेट होगा? तो जब हम लोग चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तब एब्सोल्युटली प्रोपोगेट होता है। जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो फिर बाद में वो रिलेटिवली प्रोपोगेट होता है। दैट्स इट, दिस इज द प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। अभी नोट मेकिंग करो, फिर क्वेश्चंस करेंगे, तुम लोगों को और समझ आएगा। एरर्स के नेगेटिव होने का कोई मतलब ही नहीं है। व्हाट इज इट? देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव एरर, देयर इज अ सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव जीरो एरर, but that is not the point. My point is errors will never be added, never be subtracted. तो ये है if we get a physical quantity, if we get a physical quantity by mathematically operating, by mathematically operating multiple physical quantities having errors, multiple physical quantities having errors, these errors will definitely show up, will definitely show up in the final physical quantity. इसको एक इस तरीके से बोला जा सकता है कि अगर मुझे एक फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है, जब मैं मैथमेटिकली ऑपरेट कर रही हूँ, चाहे एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में, क्योंकि यही 4 तरीके के प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स तुम्हारे सिलेबस में है, तो फाइनल फिजिकल क्वांटिटी में तुम लोगों को वो एरर दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है? जैसे कि मान लो अगर मैं तुम लोगों को बोलती हूँ कि मुझे सी मिला चाहे ए प्लस बी करके, ठीक है, चाहे ए माइनस बी करके, चाहे ए डिवाइडेड बाय बी करके, चाहे ए मल्टीप्लाइड बाय बी करके, इन चारों सिनेरियोज में एरर्स in A and B will be added. Errors in A and B will be added to give the error, to give the error in C. लिखो, to give the error in C. बस बात यही तो है कि कौन से एरर्स ऐड होंगे, जिस पे 2 पॉइंट्स आते हैं। ऐसे लिख लो, एडिशन और सब्ट्रैक्शंस में एरर्स प्रोपगेट एब्सोल्युटली, इन दोनों सिनेरियोज में एरर्स प्रोपोगेट रिलेटिवली। लिखो, फिर इसको नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा और समझते हैं, फिर क्वेश्चंस के ऊपर। बट हमेशा याद रखना, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। ऑलवेज रिमेंबर, एरर्स आर ऑलवेज एडेड।
लिखिए। डन? यस, आई एम डन विद ऑल ऑफ यू। यार एक बात बताओ, तुम कुछ और क्यों नहीं बनते? डॉक्टर ही क्यों बनना है तुम्हें? ऐसा क्या है कि हम तो डॉक्टर ही बनेंगे? ओके, 3 सेकेंड्स के लिए दिखा देती हूँ। सपना है, बहुत अच्छी बात है। ये लो, लिखो भाई, जिसने अभी तक नहीं लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर नोट मेकिंग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बोला या तो सी तुम्हें मिल रहा है ए प्लस बी करके, या तुम्हें सी मिल रहा है ए माइनस बी करके, फर्क नहीं पड़ता। जो एरर्स हैं ए और बी के सी में जाएंगे, लेकिन एब्सोल्युटली। इसका मतलब ए का एब्सोल्यूट एरर और बी का एब्सोल्यूट एरर ऐड होगा सी में एब्सोल्यूट एरर देने के लिए। वैसे ही अगर तुम्हें सी मिल रहा है ए मल्टीप्लाइड बाय बी करके या ए डिवाइडेड बाय बी करके, तो अब की बार रिलेटिवली प्रोपोगेट होंगे। इसका मतलब सी के अंदर जो रिलेटिव एरर है इट इज इक्वल टू ए के अंदर जो रिलेटिव एरर है प्लस बी के अंदर जो रिलेटिव एरर है, ऑलवेज एडेड। लिखिए। हाँ भाई, बहुत बार सोचा है, बात करेंगे उसके बारे में। क्या बात है बच्चों, बहुत अच्छी बात है, तुम लोग इतने रीजन से डॉक्टर बनना चाहते हो। मैं तो ऐसे पूछते रहती हूँ, डोंट माइंड। ओके, डन 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 डन। ठीक है, ओके। अब देखो, अब क्वेश्चंस पे आ जाओ, ये नोट मेकिंग खत्म। सारे के सारे बच्चों का ध्यान स्क्रीन पे। ठीक है, देखो, मान लो मैंने तुम्हें बोला कि भैया मैंने तुम्हें बोला ए है 6 प्लस माइनस 0.1 kg। ठीक है, मास में टाइम को तो ऑब्वियसली बात है ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो दोनों को मास ले रही हूँ। बी आ गया 3 प्लस माइनस 0.2 kg। ठीक है, तो अगर मान लो ए प्लस बी करके सी आ रहा है, तो इसके अंदर बताओ एब्सोल्यूट एरर कितना है? ठीक है, इसके अंदर रिलेटिव एरर कितना है? फिर परसेंटेज तो निकाल ही सकते हो रिलेटिव एरर से, तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव की टर्म्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखो, हमें अच्छे से पता है कभी भी चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो
तो जो एरर्स हैं रिलेटिवली प्रोपोगेट करते हैं। तो नंबर 1 स्टेप तो मेरा यही आ जाएगा। तो क्योंकि एरर्स एब्सोल्युटली प्रोपोगेट करते हैं, तो बिकॉज़ एब्सोल्युटली प्रोपोगेट करें तो सबसे पहले मैं एब्सोल्यूट एरर निकाल सकती हूँ। सी में एब्सोल्यूट एरर हो गया, ए में जो एब्सोल्यूट एरर है प्लस बी में जो एब्सोल्यूट एरर है। अब ये हो गया ए में एब्सोल्यूट एरर, ये हो गया बी में एब्सोल्यूट एरर। तो ये मेरे पास आ गया 0.1 प्लस 0.2, बोले तो 0.3 kg। अब बात ये है कि रिलेटिव एरर तक जाने के लिए मेरे पास सी की रियल वैल्यू भी होनी चाहिए। तो सी की रियल वैल्यू निकालो। मैं अगर सी की रियल वैल्यू की बात करूं तो सी की रियल वैल्यू आ जाएगी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए की रियल वैल्यू प्लस बी की रियल वैल्यू, तो ये आ गई ए की रियल वैल्यू, ये आ गई बी की रियल वैल्यू, ये मेरे पास आ गया 6+3, जो मेरे पास आ गया 9 kg, और काम खत्म। अब मैं रिलेटिव एरर में जा सकती हूँ कि भाई सी के अंदर जो रिलेटिव एरर है उसकी वैल्यू आ गई, सी के अंदर कितना एब्सोल्यूट एरर है, सी की कितनी रियल वैल्यू है। ये तुम्हारे पास आ गया 3/90, 1/30। तो परसेंटेज एरर आ गया 10/3%, बोले तो 3.33%। समझे? ठीक है, बहुत जेन्युइन प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। अब मान लो अगर मैं माइनस ले आऊं कि अब की बार ना मुझे सी ए प्लस बी करके नहीं मिल रहा था, मान लो अब की बार मुझे सी ए माइनस बी करके मिल रहा था। अब मैं दोबारा से तुमसे पूछती हूँ एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर कितना है। तो पहले एब्सोल्यूट एरर निकालोगे, रिलेटिव एरर विल डिपेंड ऑन किस तरीके का एरर प्रोपोगेट हो रहा है। तो बिगेस्ट चीज है यहाँ पर माइनस हो रही है, तो एब्सोल्यूट एरर प्रोपोगेट होगा, तो सबसे पहले मैं एब्सोल्यूट एरर निकालूंगी। तो सी में एब्सोल्यूट एरर आ गया, ए में एब्सोल्यूट एरर प्लस बी में एब्सोल्यूट एरर। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि एरर्स हमेशा ऐड ही होते हैं, तो माइनस नहीं आएगा। जस्ट बिकॉज ए माइनस बी है इसका मतलब ये नहीं सी में एब्सोल्यूट एरर आ गया, इसका एब्सोल्यूट एरर माइनस इसका एब्सोल्यूट एरर। तो मैं दोबारा से देख पा रही हूँ, ए में एब्सोल्यूट एरर 0.1 का है, बी में 0.2 का है, ये मेरे पास आ गया 0.3 kg। अब रिलेटिव एरर तक जाने के लिए मुझे रियल वैल्यू चाहिए, तो अब की बार रियल वैल्यू निकालो भाई। तो C इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो C की रियल वैल्यू आ गई A की रियल वैल्यू माइनस B की रियल वैल्यू। ये आ गया A की रियल वैल्यू, ये आ गई B की रियल वैल्यू, तो ये मेरे पास बना 6 माइनस 3 kg। अब आगे तो चीजें काफी सिंपल है। अब C के अंदर एब्सोल्यूट एरर, C के अंदर रिलेटिव एरर आ जाएगा, C के अंदर कितना एब्सोल्यूट एरर है डिवाइडेड बाय C की कितनी रियल वैल्यू है। तो ये मेरे पास आ गया 0.3 kg डिवाइडेड बाय 3 kg, which gives me 1/10। बस ये मतलब कि मैं बात कर रही थी, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, चाहे वो एब्सोल्युटली प्रोपोगेट कर रहे हो या रिलेटिवली प्रोपोगेट कर रहे हो, कभी भी माइनस नहीं करोगे। अब देखना एक और क्वेश्चन, वेट। अब की बार मानो मैंने तुम्हें बोला धप्पा, ठीक है, मैंने तुम्हें बोला कि भैया देखो, ए है मेरे पास 4 सेकंड, बी है मेरे, एक मिनट, ए है मेरे पास 4 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड, बी है मेरे पास 3 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड्स, सी है मेरे पास 2 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड। और मैंने तुम्हें बोला a प्लस बी माइनस सी करके d आ रहा है, और क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछ लिया कि ये जो d है ना, इस d के अंदर कितना एब्सोल्यूट एरर है और रिलेटिव एरर है। तो तुम देख पा रहे हो एडिशन सब्ट्रैक्शन है, सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर्स के साथ डील करोगे, सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर्स के साथ डील करोगे कि तुम बोल दोगे डी के अंदर जो एब्सोल्यूट एरर है इट इज ए के अंदर कितना है प्लस बी के अंदर कितना है, ए के अंदर कितना एब्सोल्यूट एरर है प्लस बी के अंदर कितना एब्सोल्यूट एरर है प्लस सी के अंदर कितना है। क्योंकि भले ए प्लस बी माइनस सी हो रहा हो, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है, एरर्स एब्सोल्युटली प्रोपोगेट करेंगे। तो तुम देख पा रहे हो ये आ गया ए में एब्सोल्यूट एरर,
ये आ गया बी में एब्सोल्यूट एरर, ये मेरे पास आ गया सी में एब्सोल्यूट एरर। इसको मैं 0.3 लेना चाहूंगी। तो ये मेरे पास कितना आ गया 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 जो मुझे दे देता है 0.6 सेकेंड्स। तो मैंने एब्सोल्यूट एरर तो निकाल लिया डी में। अब बात यह है कि रिलेटिव एरर निकालने के लिए मेरे पास डी की रियल वैल्यू भी होनी चाहिए। तो डी कैसे आ रहा है, ए प्लस बी माइनस सी करके ना। तो लिखो डी की रियल वैल्यू हो जाएगी ए की रियल वैल्यू, ए की रियल वैल्यू प्लस बी की रियल वैल्यू माइनस सी की रियल वैल्यू। तो ये मेरे पास आ गया 4 प्लस 3 माइनस 2, बोले तो 7 माइनस 5 सेकेंड्स। अब तो हमारे पास डी के अंदर एब्सोल्यूट एरर है, डी की रियल वैल्यू है, तो डी के अंदर रिलेटिव एरर निकाल सकते हो, विच इज एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द रियल वैल्यू, जो मेरे पास कितना हो गया 60/5, जो मेरे पास कितना हो गया 60/5 नहीं 6/50, 6/50। हाँ जी 0.12, तो परसेंटेज एरर आ गया 12%। वन मोर क्वेश्चन, आपके बाद तुम सॉल्व करोगे। वन मोर क्वेश्चन, नाउ लेट मी मेक इट अ लिटिल रियलिस्टिक। अभी मैंने काफी मैथमेटिकल रखा, वेट। मैंने तुम्हें बोला एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, लेंथ की वैल्यू है 4 प्लस माइनस 0.1 मीटर, ब्रेड्थ की वैल्यू है 2 प्लस माइनस 0.3 मीटर। अब मुझे ये बताइए कि जो पेरीमीटर है, जो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल है, जिसको मैं P से डिनोट कर रही हूं, इसके अंदर कितना एब्सोल्यूट एरर है और इसके अंदर कितना रिलेटिव एरर है। पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर का मतलब जानते हो ना, कि जो मेरे पास जैसे सर्कल का सर्कमफ्रेंस नहीं होता, लेंथ, पेरीमीटर 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इसमें एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर निकालो। चलो गिविंग यू 2 मिनट्स, इजी है।
हाँ जी, कितना? 0.8 1/15। चलो जी, देख लेते हैं। तो यहां पर किसी भी तरीके की कुछ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन नहीं है लेंथ और ब्रेड्थ में। अगर मान लो मैं इसको खोल दूं तो ये मेरे पास आ गया लेंथ प्लस ब्रेड्थ, है ना। तो सबसे पहले अगर मान लो मैं एब्सोल्यूट एरर निकालती हूँ तो मैं बोल दूंगी पेरीमीटर में जो एब्सोल्यूट एरर है वो आ गया लेंथ में एब्सोल्यूट एरर प्लस लेंथ में एब्सोल्यूट एरर प्लस ब्रेड्थ में एब्सोल्यूट एरर प्लस ब्रेड्थ में एब्सोल्यूट एरर। तो ये मेरे पास आया 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.3 विच गिव्स मी 0.8। यहां पर बच्चों ने गलती की होगी, आगे से मत करना। तो पेरीमीटर में मैंने एब्सोल्यूट एरर तो निकाल लिया। पेरीमीटर वाज नॉट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, पेरीमीटर वाज लेंथ प्लस ब्रेड्थ, है ना। तो मैंने पेरीमीटर में एब्सोल्यूट एरर तो निकाल लिया। अब मुझे पेरीमीटर की रियल वैल्यू चाहिए उसके रिलेटिव एरर तक जाने के लिए। तो अब मैं पेरीमीटर की फिर रियल वैल्यू निकालती हूँ। तो पेरीमीटर की रियल वैल्यू कितनी हो गई? लेंथ की रियल वैल्यू प्लस लेंथ की रियल वैल्यू प्लस ब्रेड्थ की रियल वैल्यू प्लस ब्रेड्थ की रियल वैल्यू, ये रही रियल वैल्यूज। तो ये मेरे पास आ गया 4+4 +2+2 8+4 12 मीटर। अब रिलेटिव एरर निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। मैं बोल दूंगी कि भाई पेरीमीटर में जो रिलेटिव एरर है वो आ जाएगा पेरीमीटर में एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय पेरीमीटर की रियल वैल्यू। तो पेरीमीटर में एब्सोल्यूट एरर है 0.8 मीटर का, रियल वैल्यू है मेरे पास 12 मीटर। तो ये मेरे पास कितना बना? ये मेरे पास बन गया 2/30। देख लो क्या गलती की है। 2/30 1/15 पटाटो सेम थिंग, ठीक है। ये ध्यान रखो, ठीक है। एक ही चीज के ऊपर 4 क्वेश्चंस करा दिए सिर्फ ये बताने के लिए कि जब दो फिजिकल क्वांटिटीज या मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है तो उनके एब्सोल्यूट एरर्स प्रोपोगेट करते हैं फाइनल फिजिकल क्वांटिटी में। अब मान लो मैं सेम क्वेश्चन ले लूं, सेम क्वेश्चन कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ध्यान देना, मेरे पास एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ और ब्रेड्थ इतना है। अब मैंने तुमसे पूछ लिया कितना एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर है उसकी एरिया में, कि अगर मान लो मैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल की बात करूं और उसको ए से डिनोट करूं, तो फिर बताओ एरिया में कितना एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर है। तो तुम कौन सा एरर पहले निकालोगे विल डिपेंड ऑन कौन सा कौन सा एरर निकालना तुम्हारे लिए इजी है। तो अब की बार एरिया की बात हो रही है, तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। तो अब की बार दो फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं, एरर्स रिलेटिवली प्रोपोगेट करेंगे। तो सबसे पहले तुम यहां पर रिलेटिव एरर निकालोगे। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले तुम लोग अब की बार यहां पर रिलेटिव एरर निकालोगे कि भैया देखो एरिया में जो रिलेटिव एरर है, हमें नहीं पता इसकी वैल्यू कितनी है बट इसकी वैल्यू निकालेंगे। एरिया में जो रिलेटिव एरर है वो आ गया लेंथ में जो रिलेटिव एरर है प्लस ब्रेड्थ में जो रिलेटिव एरर है। अब तुम देख पा रहे हो लेंथ में अगर रिलेटिव एरर निकालूं तो एब्सोल्यूट एरर 0.1, रियल वैल्यू 4। बी में रिलेटिव एरर निकालूं तो उसका एब्सोल्यूट एरर 0.3 और रियल वैल्यू 2, है ना। तो ये मेरे पास कितना आ गया? ये मेरे पास आ गया 1/40, ये मेरे पास आ गया 1/40, ये मेरे पास आ गया 3/20, ये मेरे पास आ गया 7/40। कौन सा एरर आप पहले निकालोगे विल डिपेंड ऑन कौन सा एरर आप पहले निकाल सकते। तो ये बिकॉज यहाँ पर एरर्स रिलेटिवली प्रोपोगेट कर रहे हैं तो मैं एरिया के अंदर रिलेटिव एरर सबसे पहले निकाल सकती थी। अब रिलेटिव एरर से एब्सोल्यूट एरर तक जाओ कि तुम्हें इसकी वैल्यू पता है, दिस इज इक्वल टू 7/40। अब तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है तो ऑब्वियसली बात है एरिया के रियल वैल्यू से शुरुआत करोगे।
तो अब की बार एरिया की रियल वैल्यू निकालिए। तो एरिया की रियल वैल्यू आ जाएगी लेंथ की रियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ की रियल वैल्यू। ये आ गई लेंथ की रियल वैल्यू, ये आ गई ब्रेड्थ की रियल वैल्यू। ये मेरे पास आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये मेरे पास कितना आ गया? 8 मीटर स्क्वायर। अब एब्सोल्यूट एरर निकाल लो कि तुम्हें पता है कि ये वाली जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 7/40। तो एब्सोल्यूट एरर इन एरिया डिवाइडेड बाय 8 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 7/40। तो तुम्हारे पास एरिया के अंदर एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया? 7/5 मीटर स्क्वायर। सेवन बाई 5 मीटर स्क्वायर। एक ही बात है। अब की बार मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो एरर्स किस तरीके से प्रोपोगेट करेंगे? रिलेटिवली। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। रिपीटेशन बट ओनली विद द हेल्प ऑफ मोर क्वेश्चंस। बाकी सारी बातें तो सेम ही है। अब देखना, अब की बार मैंने तुम्हें बोला कि यार मैं तो करंट मेजर कर रही हूं, ठीक है, मैं तो करंट मेजर कर रही हूं। तो जब मैंने चार्ज को मेजर किया वो वाली वैल्यू आ गई 4 प्लस माइनस 0.2 कूलम। और ये चार्ज कितने टाइम में फ्लो किया है, जब मैंने उस टाइम को मेजर किया तो वो मेरे पास आ गया 9 प्लस माइनस 0.9 सेकेंड्स। तो जो करंट है जिसको मैं आई से डिनोट करना चाहती हूँ, तो तुमसे पूछा हुआ है इस करंट के अंदर कितना एब्सोल्यूट एरर है और रिलेटिव एरर है, निकालो। निकालिए। हमेशा पहले ये देखो कि जिसमें भी एरर पूछे गए हैं वो इन फिजिकल क्वांटिटीज से कैसे आ रहे हैं। सॉल्व करो। देखते हैं। तो अब रिपीटेशन सुन लेना जिन बच्चों को लास्ट वाले क्वेश्चन में दिक्कत हुई थी। तो मुझे चार्ज और टाइम दे दिया और वहां से करंट की बात पूछी जा रही है। तो सबसे पहले मैं देखूंगी चार्ज और टाइम से करंट आएगा कैसे, ताकि मुझे पता लगे एरर्स प्रोपोगेट कैसे करेंगे। तो करंट आ जाता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम करके। तो मुझे पता लग गया कि एरर्स रिलेटिवली प्रोपोगेट करेंगे, तो सबसे पहले मैं रिलेटिव एरर ही निकालूंगी। तो मैं बोल दूंगी करंट में जो रिलेटिव एरर है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालूंगी।
इसकी वैल्यू निकालूंगी कि करंट में जो रिलेटिव एरर है वो आ गया चार्ज में जो रिलेटिव एरर है प्लस टाइम में जो रिलेटिव एरर है। चार्ज की बात करूं तो एब्सोल्यूट एरर 0.2, रियल वैल्यू 4। टाइम की बात करूं तो एब्सोल्यूट एरर 0.9, रियल वैल्यू 9। तो ये मेरे पास आ गया 2/40 प्लस 9/90। तो ये मेरे पास आ गया 1/20 प्लस 1/10, जो मेरे पास आ गया 3/20। 3/20 एक बार जरा सा देख लो, ये आ गया रिलेटिव एरर। रिलेटिवली प्रोपोगेट कर रहा था एरर, तो रिलेटिव एरर निकालना सबसे ज्यादा आसान था। अब एब्सोल्यूट एरर तक जाने के लिए कि ये वाली वैल्यू मैंने निकाल ली, दिस इज इक्वल टू 3/20। अब अगर मैं तुमसे ये वाली वैल्यू पूछ रही हूं तो करंट की रियल वैल्यू पता होनी चाहिए, तो करंट की रियल वैल्यू निकाल लो। तो करंट की रियल वैल्यू आ जाएगी चार्ज की रियल वैल्यू बाय टाइम की रियल वैल्यू, जो मेरे पास आ जाता है 4/9। अब फिर तुम लोग अल्टीमेटली करंट में एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हो ना, कि देखो ना, डेल्टा आई बाय आई की वैल्यू आ गई 4/9। तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा आई इज गोइंग टू बी आई मल्टीप्लाइड बाय 4/9 ना। तो आई की वैल्यू, सॉरी दिस इज 3/20, दिस इज इक्वल टू 3/20। ठीक है, इसका मतलब डेल्टा आई बाय 4/9 इज इक्वल टू 3/20। तो डेल्टा आई की वैल्यू आ गई 4/9 इंटू 3/20। तो ये मेरे पास कितना आया, 5, 3, 1/15। देखो, हाँ जी, देखना। अब की बार बच्चों मैंने तुम्हें बोला ए ए मल्टीप्लाइड बाय बी डिवाइडेड बाय सी करके तुम्हें डी मिल रहा है। ठीक है, मैंने तुम्हें बोला कि भाई ए में परसेंटेज एरर है 1% का, बी में परसेंटेज एरर है 4% का, सी में परसेंटेज एरर है 2% का। अब मैं तुमसे परसेंटेज एरर डी में पूछना चाहती हूँ कितना है। थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप चेंज करते हैं ना पूरा 360 डिग्री कवरेज के लिए। तो मैंने तुम्हें बोला ए मल्टीप्लाइड बाय बी करके सी आएगा, ए बी सी में परसेंटेज एरर दे दिए और डी में परसेंटेज एरर पूछ लिया। तो परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है और कुछ नहीं। तो तुम देखो ना एरर्स प्रोपोगेट कैसे होंगे, d इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी बाय सी। इसका मतलब d के अंदर जो रिलेटिव एरर है इट इज इक्वल टू a के अंदर जो रिलेटिव एरर है प्लस b के अंदर जो रिलेटिव एरर है प्लस c के अंदर जो रिलेटिव एरर है। तो अगर मान लो मैं पूरी की पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो परसेंटेज एरर हो जाता है। तो मैं बोल दूंगी डी के अंदर जो परसेंटेज एरर है इट इज इक्वल टू ए के अंदर कितना है प्लस बी के अंदर कितना है प्लस सी के अंदर कितना है, और ये आप अपने फाइनल जवाब तक आते हुए 1% प्लस 4% प्लस 2% 7% गिविंग यू द आंसर। मानो मैंने तुम्हें बोला कि भाई रेडियस ऑफ द सर्कल में, कि अगर मान लो मैं रेडियस ऑफ द सर्कल को आर से डिनोट करूं तो परसेंटेज एरर रेडियस में 2% का है। अब ये पीवाई क्यूज में जा रही हूं मैं, ठीक है। एक सर्कल के रेडियस में जो परसेंटेज एरर है 2% है। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन इट्स एरिया, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन इट्स एरिया। एरिया में कितना परसेंटेज एरर है। तो तुम देखोगे ना एरिया रेडियस से कैसे एसोसिएटेड है। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, इट इज पाई आर का स्क्वायर। अब पाई तो नंबर है, नंबर में तो एरर होगा नहीं, फिजिकल क्वांटिटीज में एरर होता है, पाई इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब जो एरिया है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। एरिया जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। खत्म। कि एरिया में परसेंटेज एरर आ गया, कितना रेडियस में परसेंटेज एरर है प्लस कितना रेडियस में परसेंटेज एरर है, विच इज ट्वाइस द परसेंटेज एरर जो रेडियस में है, जो तुम्हारे पास आ गया 2 टाइम्स ऑफ 2%, बोले तो 4%।
ध्यान देना। मान लो मैंने तुम्हें बोला एक सर्कल है और उसका रेडियस है, रेडियस में परसेंटेज एरर है, रेडियस में परसेंटेज एरर है 4% का। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि भाई इसकी वॉल्यूम में परसेंटेज एरर कितना आएगा, 4 नहीं 0.4 ले लो, ठीक है, दिस इज 0.4%। अब मैंने तुमसे पूछा कि ये जो सर्कल है इसकी वॉल्यूम में कितना परसेंटेज एरर आएगा, तो वॉल्यूम को सबसे पहले रेडियस के टर्म्स में लिखोगे ना। तो वॉल्यूम मेरे पास आ जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 नंबर है, एरर नहीं होगा, एरर फिजिकल क्वांटिटीज में होता है, नंबर्स में नहीं होता। 4 में कोई एरर नहीं है, 4 के मैग्नीट्यूड की फिजिकल क्वांटिटी में एरर हो सकता है, तो 4/3 में कोई एरर नहीं, पाई में कोई एरर नहीं। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। इसका मतलब क्या, वॉल्यूम में जो रिलेटिव एरर है इट इज रेडियस में कितना रिलेटिव एरर है प्लस रेडियस में कितना रिलेटिव एरर है प्लस रेडियस में कितना रिलेटिव एरर है। तो रिलेटिव एरर प्रोपोगेट करते हैं, मतलब परसेंटेज एरर प्रोपोगेट करते हैं, दैट्स इट। तो वॉल्यूम में परसेंटेज एरर आ गया 3 टाइम्स द परसेंटेज एरर इन द रेडियस, तो ये मेरे पास आ गया 3 टाइम्स ऑफ 0.4%, विच मेक्स इट 1.2%। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ऑब्जर्व समथिंग। यहां पर आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व इज कि जब एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर था, एरिया में परसेंटेज एरर आ गया 2 टाइम्स द रेडियस में परसेंटेज एरर। ऑब्जर्व, नोट्स में बाद में लिखाऊंगी, पहले ऑब्जर्व करवाऊंगी, क्वेश्चंस करवाऊंगी, लास्ट में नोट करेंगे। फिर तुमने यहां पर देखा जब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब था, तो वॉल्यूम में जो परसेंटेज एरर था दैट वाज 3 टाइम्स द रेडियस में जो परसेंटेज एरर है। न्यू क्वेश्चन टाइप्स की तरफ लेके गई हूं, कंसेप्ट सारे सेम है। पावर, वेरी गुड, पावर मल्टीप्लाई हो रही है। अब देखना एक और, सारे पीवाई क्यूज कवर्ड है तुम्हारे, ठीक है। एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड, तुम्हें भी क्वेश्चंस करने को दूंगी अभी। लेट मी मेक ऑल ऑफ यू सॉल्व इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस विद मी बीइंग इन्वॉल्व्ड। अब की बार मैंने तुम्हें बोला सी तुम्हें मिलता है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का क्यूब करके, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बोला कि अगर मान लो ए में परसेंटेज एरर है 0.5% का और बी में परसेंटेज एरर है 1.5% का, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ सी में परसेंटेज एरर कितना है। तो तुम देखो ना, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ही तो है, तुम देख पा रहे हो C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाय A डिवाइडेड बाय B मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय B। तो तुम यही बोलोगे ना, C में जो रिलेटिव एरर है इट इज इक्वल टू A में जो रिलेटिव एरर है प्लस A में जो रिलेटिव एरर है प्लस B में जो रिलेटिव एरर है प्लस B में जो रिलेटिव एरर है प्लस B में जो रिलेटिव एरर है। यही बोलोगे ना तुम कि C में जो रिलेटिव एरर है, बिकॉज A 2 बार आ रहा है, सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ A में जो रिलेटिव एरर है, बिकॉज B 3 बार आ रहा है तो प्लस 3 टाइम्स B में जो रिलेटिव एरर है। अब मेरा पॉइंट बस ये है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करे तभी तो परसेंटेज निकलता है। तो मैं बोल सकती हूँ ना, C में जो परसेंटेज एरर है इट इज 2 टाइम्स A में जो परसेंटेज एरर है प्लस 3 टाइम्स ऑफ B में जो परसेंटेज एरर है। अब निकाल सकते हो, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 0.5% प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1.5%, जो मेरे पास कितना आ गया 5.5%। ठीक है, ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों पेंडुलम होता है, फिजिक्स नहीं जाननी तुम्हें कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, सब मेंशन्ड होगा। तो एक पेंडुलम होता है और एक पेंडुलम ऐसे पूरा एक ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है, दैट इज द टाइम पीरियड। यू डोंट नीड टू रिक्वायर एसएचएम, जस्ट नो। तो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, जिसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ये, वेर एल इज द लेंथ ऑफ द वायर,
जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मैंने तुम्हें बोला कि भाई लेंथ में जो परसेंटेज एरर है वो है 1%, ब्रेड्थ में जो परसेंटेज एरर है इट इज 4%। वाओ। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सॉरी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में जो परसेंटेज एरर है इट इज 4%। अब मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो पेंडुलम है इसके टाइम पीरियड में कितना परसेंटेज एरर है? यू डोंट नीड टू नो फिजिक्स, अभी फिजिक्स नहीं सिखा रही हूँ, एसएचएम मोशन नहीं हो रहा है, मैं बस तुम्हें बता रही हूँ कि टाइम के पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है और उसका फॉर्मूला ये है। टाइम पीरियड क्या होता है तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, एल क्या है जी क्या है कोई लेना देना नहीं है। तुम बस देखो कि अगर ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे एसोसिएटेड हो और मैं दोनों में परसेंटेज एरर देखूं दे दूं तो इसमें परसेंटेज एरर की वैल्यू क्या आएगी? हाँ जी, देखो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की पावर 1/2, बस यही चाहिए था। तो टाइम में परसेंटेज एरर आ गया 1/2 टाइम्स द लेंथ में परसेंटेज एरर प्लस 1/2 टाइम्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में परसेंटेज एरर। तो ये मेरे पास आ गया 1/2 टाइम्स ऑफ 1% प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ 4%, विच गिव्स मी 2.5%। हाँ एग्जैक्टली, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, ये हमेशा याद रखना, नो मैटर वॉट। 5/2 2.5 पटाटो पटाटो, ठीक है। अब देखना, मैंने तुम्हें बोला p मिलता है a की पावर 3 b की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय c की पावर 5/2। a के अंदर जो परसेंटेज एरर है वो है 1%, b के अंदर जो परसेंटेज एरर है वो है 3%, c के अंदर जो परसेंटेज एरर है इट इज 0.4%। अब बताओ p में परसेंटेज एरर कितना है? अब नोट मेकिंग करवाऊंगी पूरा ये खत्म करके। Hmm. 3.5 5.5 देख लेते हैं, आ जाओ। तो भाई देखो सॉर्टेड है, काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं, है ना, ये सारी रिपीटेशंस हैं कि मैं इतने क्वेश्चंस तुम लोगों को करवाती हूँ। तो मैं बोल दूंगी कि p में परसेंटेज एरर आ गया 3 टाइम्स ऑफ a में जो परसेंटेज एरर है प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ b में जो परसेंटेज एरर है प्लस 5/2 टाइम्स c में जो परसेंटेज एरर है। तो ये मेरे पास आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस हाफ ऑफ 3 प्लस 5/2 टाइम्स ऑफ 0.4। तो ये मेरे पास आ गया 3 प्लस 1.5 प्लस 1 5.5%।
हाँ जी। शांति शांति, मोनिका, जो भी करवा रहे हैं उस पे ध्यान दो। ठीक है, अब देखना। अब मान लो मैं तुम्हें ये बोलूं, अभी डिमेंशंस किए नहीं है तो डिमेंशंस वाला रहने देती हूँ, ऑल्दो मजा तो आ जाता। यूनिट्स ऑफ ए, यूनिट्स ऑफ ए के, ए फिजिकल क्वांटिटी है, उसके यूनिट्स गिवन है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब मास है, लेंथ है, टाइम है। तो अगर मान लो मास में परसेंटेज एरर है 1% का, है ना, लेंथ में परसेंटेज एरर है 2% का, और टाइम में परसेंटेज एरर है 0.5% का, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन ए? डायमेंशंस नहीं करवाए थे तो यूनिट्स के बहाने से, बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन, लेकिन डिफरेंट लैंग्वेज में पूछ लिया कि अगर ए के यूनिट्स ये हैं और मास, लेंथ और टाइम में परसेंटेज एरर इतना है, तो ए में परसेंटेज एरर कितना है? हाँ जी, प्रोपोर्शनैलिटी देख लो ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही तो है कि जो एरिया है कुछ तो मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कुछ लेंथ के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टाइम की पावर यहाँ पर -1 है। तो अगर मैं यहाँ पर ए की बात करूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। बस ये प्रोपोर्शनैलिटी चाहिए थी। जेन्युइन क्वेश्चन, बस ये डिकोडिंग। ऐसे क्वेश्चंस आए थे ना 2025 में, इजी क्वेश्चंस, बस बट फ्रेमवर्क ऐसा कि फ्रेमवर्क को भी डिकोड करना पड़े कि जब मैं ए को मेजर कर रही हूँ, मास एक बार आ रहा है, लेंथ 2 बार आ रहा है, टाइम एक बार डिनोमिनेटर में आ रहा है। देखो, मास एक बार आ रहा है, लेंथ 2 बार आ रहा है, और टाइम एक बार डिनोमिनेटर में आ रहा है, खत्म। तो ए में परसेंटेज एरर आ जाएगा, मास में जो परसेंटेज एरर है, +2 टाइम्स ऑफ लेंथ में जो परसेंटेज एरर है, प्लस टाइम में जो परसेंटेज एरर है। एरर्स आर ऑलवेज एडेड, कहीं पे भी गलती से भी माइनस मत कर देना। तो ये मेरे पास आ गया 1%, +2 टाइम्स ऑफ 2%, प्लस 0.5%। दोबारा से आंसर कितना? 5.5%। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, फिर मैं नोट मेकिंग थोड़ी सी करवा के छुट्टी कर दूंगी, 5 मिनट दे दो बस, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन करते करते पता नहीं लगा कब 1 और आधा घंटा हो गया, यही तो, इसीलिए तो फिजिक्स बिल्कुल इतने प्यार करने वाली चीज है। अब की बार देखना, सिर्फ फ्रेमवर्क में फंसाऊंगी, क्वेश्चन इजी है, कर चुके हैं। मैंने तुम्हें बोला, इफ ए इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय √c। ठीक है, तो अगर मान लो ए में, हाँ, ए में परसेंटेज एरर 1% का है, सी में परसेंटेज एरर 2% का है, तो बताओ बी में परसेंटेज एरर कितना है? लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, सॉल्व कीजिए।
जीरो, जीरो तो हो ही नहीं सकता, जीरो तो हो ही नहीं सकता। देखो बस इसी रीजन से क्वेश्चन करवा रही हूँ। अब यहाँ पर क्या था ना, अभी तक क्या हो रहा था, इफ a इज इक्वल टू, एक मिनट स्क्रीन शेयर होने दो। अभी तक क्या हो रहा था, इसमें परसेंटेज एरर दे रही थी मैं, इसमें परसेंटेज एरर दे रही थी, इसमें परसेंटेज एरर पूछ रही थी, काफी क्वेश्चंस हो गए ना ऐसे। अब देखो एक इक्वेशन दी, उसमें मैंने इसका परसेंटेज एरर दिया और इसका परसेंटेज एरर दिया, इसका मतलब समझिए। अगर मैं इन दोनों का परसेंटेज एरर देके इसका पूछती, आंसर डिफरेंट आता। इन दोनों का परसेंटेज एरर देके इसका पूछती, आंसर डिफरेंट आता। इन दोनों का परसेंटेज एरर देके इसका पूछती, आंसर डिफरेंट आता। इट इज अबाउट हम कौन सी दो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर रहे हैं तीसरी फिजिकल क्वांटिटी निकालने के लिए। तो अगर मैंने बी में परसेंटेज एरर पूछा है ना, इसका मतलब हमने ए को मेजर किया है और सी को मेजर किया है बी को निकालने के लिए। तो बी की इक्वेशन निकालो यहां से, बी की इक्वेशन निकालिए। तो बी क्या है, ए मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट सी। ए मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट सी मतलब ए की पावर यहाँ पर 1 है, सी की पावर 1/2 है। तो अब आपको बोलना था बी में जो परसेंटेज एरर है, इट इज ए में जो परसेंटेज एरर है प्लस हाफ ऑफ सी में जो परसेंटेज एरर है। तो ये आ गया मेरे पास 1% प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ 2%, विच गिव्स मी द आंसर 2%। आप गधेड़ों ने बताऊं क्या किया है, आपने ये किया है, ए में परसेंटेज एरर आ गया, बी में जो परसेंटेज एरर है प्लस हाफ ऑफ सी में जो परसेंटेज एरर है। ये इक्वेशन तब लगाते जब आपने बी और सी को मेजर करके ए निकाला होता, लेकिन आपने बी और सी को मेजर करके ए नहीं निकालना है, आपने ए और सी को मेजर करके बी निकालना है। तो हमेशा बी की इक्वेशन निकालिए। अगर तुमसे बी में परसेंटेज एरर पूछा हुआ है, पिंक में लिख रही हूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बी, find the equation of what, find the equation of b। ये एक और एक्स्ट्रा चीज बतानी थी, विच इज वाई ये क्वेश्चन है। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास एवरीवन, क्वेश्चंस के पीओवी से। अब एक बार ना नोट मेकिंग में एक और पॉइंट ऐड कर लो, इतने क्वेश्चंस तो हम लोग कर ही चुके। ठीक है, ये देखना, ये हमारा यहाँ पर ये जो प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स था ना, ये जो ई पॉइंट था, इसके बाद एक एफ पॉइंट भी लिख लो कि अगर मान लो p इज इक्वल टू ए की पावर x मल्टीप्लाइड बाय b की पावर y मल्टीप्लाइड बाय c की पावर z, तो p में जो परसेंटेज एरर है इट इज x टाइम्स a में जो परसेंटेज एरर है प्लस y टाइम्स b में जो परसेंटेज एरर है। देखो पहले क्वेश्चन की फिर लिख रहे हैं, प्लस z टाइम्स c में जो परसेंटेज एरर है। काफी PYQs हैं इसके ऊपर, सारे कवर्ड हैं। अभी तो एडवांस्ड क्वेश्चन की भी क्लासेस लगेंगी, उसमें भी एरर्स वगैरह आएंगे, बट दैट इज ऑल फॉर एरर्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिमेंशंस करेंगे। क्लियर? लिखो बच्चों एक बार इसको प्लीज। तुम समझो, एक चीज बताना चाहूंगी टू क्लियर आउट द कंफ्यूजन। एरर्स ना आपकी इक्वेशंस नहीं है। जैसे क्या होता है ना, अगर मान लो करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, ठीक है, तो मान लो फॉर एग्जांपल रियलिटी ये है 5 इज इक्वल टू 10/2। तो अगर मैं इन दोनों की वैल्यू दे दूं तो तुम्हारे पास 10 ही आएगा, अगर मैं इन दोनों की वैल्यू दे दूं तो आंसर 5 ही आएगा। ऐसा होता है जब हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज से डील करते हैं। एरर्स में ऐसा नहीं होता कि जैसे कि मान लो अगर मैं ये वाले क्वेश्चन के ऊपर आ जाऊं, अगर मान लो मैंने तुम्हें बोला होता कि भाई टाइम में परसेंटेज एरर 2.5 का है, लेंथ में परसेंटेज एरर 1 का है, तो जी में निकालो, तो तुम्हें सबसे पहले जी की इक्वेशन निकालनी थी कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। तो टी का स्क्वायर इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई जी, जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई टी का स्क्वायर। तो तुम बोलते जी में जो परसेंटेज एरर है इट इज लेंथ में जो परसेंटेज एरर है प्लस 2 टाइम्स द परसेंटेज एरर जो टाइम में है।
तो ये मेरे पास आ जाता कितना, ये मेरे पास आ जाता 1% प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2%, विच वुड हैव 2 टाइम्स ऑफ 2.5%, ये 2.5 ले लो जो हमारा आंसर आया था, विच गिव्स मी द आंसर 6%, नॉट 4%। एरर से डील कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हमेशा किसी में भी परसेंटेज एरर पूछा हो, आप उसकी इक्वेशन देखोगे। और अब हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, इस चैप्टर को। एरर्स हमारा अभी के लिए खत्म हो चुका है, तुम लोगों को डीपीपी वगैरह मिल जाएगी, सॉल्व कर लेना। फिर कल आएंगे डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे, डायमेंशनल मतलब कल पूरा डायमेंशंस खत्म कर देंगे। उसे नेक्स्ट वाली क्लास में वील डू वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज, और फिर सैटरडे को तो हमारी एक्स्ट्रा क्लास है ही एडवांस क्वेश्चंस के ऊपर इस पूरे चैप्टर पे। होपफुली आपको बहुत मजा आया हो, तुम्हें लगा हो कि भाई इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके हम लोगों को कॉन्फिडेंस तो आ जाता है। इसी तरीके से बच्चों लास्ट ईयर भी पढ़ाया था, तभी इतनी ट्रिपल डिजिट रैंक आई है, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पिछली बार सिलेबस 6 बार कंप्लीट करवाया था, तुम लोगों को क्या पता मैं 5 बार कंप्लीट करवाऊं, ऐसा भी हो सकता है 6 बार कंप्लीट करवाऊं। बट व्हाटसोएवर नो दैट अगर पिछले साल बच्चों ने अगर पूरे के पूरे साल में एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए हैं क्लास में ही, उससे ज्यादा और उनसे बेहतर क्वेश्चंस तुम कर रहे होगे, ठीक है। दैट इज ऑल। क्लास पसंद आई है बच्चों तो लाइक जरूर करना, और मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।